जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विजय जी एक्सपर्ट फैमिली में। दोस्तों आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा केमिस्ट्री पर। दोस्तों केमिस्ट्री में हमने जो चैप्टर चुना है वो है सल्फर, नाइट्रोजन, हैलोजन और अक्री गैस। दोस्तों ये जो हम चैप्टर चुने हैं केमिस्ट्री में, ये परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कई सारी परीक्षाओं में हमें प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को आप लास्ट तक देखिए और हम एक एक करके सल्फर, नाइट्रोजन, हैलोजन और आखिरी गैस के बारे में हम समझेंगे। तो चलिए दोस्तों समझते हैं। सबसे पहले सल्फर अर्थात सल्फर क्या है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो सल्फर की बात करते हैं दोस्तों। सल्फर की जो उपस्थिति है वो पृथ्वी पर 0.05% उपस्थित है। क्लियर है? तो पृथ्वी पर सल्फर कितने परसेंट उपस्थित है दोस्तों? 0.05% उपस्थित है। कहने के तात्पर्य पृथ्वी पर सल्फर जो है 0.05% ही पाया जाता है। साधारण भाषा में ऐसे मान सकते हैं। क्लियर है? सल्फर से दोस्तों एक महत्वपूर्ण रसायन सल्फ्यूरिक अम्ल है। क्या दोस्तों? महत्वपूर्ण रसायन का नाम क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। क्लियर है? इसे हम दोस्तों H2SO4 क्या H2SO4 के नाम से जानते हैं। और ध्यान दीजिए दोस्तों, इसे ही हम क्या बोलते हैं? तेजाब बोलते हैं। यानी सल्फ्यूरिक अम्ल को ही हम क्या बोलते हैं दोस्तों? तेजाब बोलते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, पृथ्वी पर सल्फर कितने परसेंट उपस्थित है? 0.05% या 0.05%। क्लियर है? अब दोस्तों सल्फर से एक महत्वपूर्ण रसायन क्या प्राप्त होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसे हम H2SO4 प्राप्त होता है। क्लियर है? और इसे हम किस नाम से पुकारते हैं? तेजाब के नाम से पुकारते हैं। तेजाब क्या है? इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं? आप लोग जानते ही हैं, जो बैटरी होती है, क्लियर है, उसी में तेजाब का प्रयोग करते हैं। क्लियर दोस्तों? तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अब दोस्तों हम जानेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा, अब हम जानेंगे कि आखिर ये सल्फ्यूरिक अम्ल को हम प्राप्त कैसे करते हैं। क्लियर है? दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल को हम दो तरीके से प्राप्त करते हैं। कितने तरीके से प्राप्त करते हैं? दो तरीके से प्राप्त करते हैं। वो कौन सा दो तरीका है आइए हम लोग जानते हैं। पहला है सल्फर ट्राईऑक्साइड को जल में घुलाने पर। पहला क्या है दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, सल्फर ट्राईऑक्साइड। क्लियर है? ऑक्साइड को कहाँ घुलाने पर? जल में घुलाने पर। ये पहली विधि है। क्लियर है? तो सल्फर ट्राईऑक्साइड को जब हम जल में घोलेंगे तो हमें क्या मिलता है दोस्तों? H2SO4 प्राप्त होता है, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है आइए हम लोग जानते हैं। क्लियर है? सबसे पहले हम सल्फर ट्राईऑक्साइड का जानते हैं सूत्र SO3 होता है। और इसको हमने जल से क्या किया? क्रिया किया, यानी जल से इसको हमने क्रिया कराया तो क्या बना दोस्तों? ध्यान दीजिए, H2 बना। क्लियर है? H2 बना और ये क्या हो जाएगा? ये यानी 3 ऑक्सीजन इधर है, 1 ऑक्सीजन, यानी H2SO4 बन गया। इसे हम बोलते हैं दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। क्लियर है? सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। ये पॉइंट बिल्कुल भी दिमाग पे सेट कर लिए। तो पहला विधि आपने जान गया कि सल्फ्यूरिक अम्ल को कैसे प्राप्त किया जाता है, तो समझ गए। और दूसरा तरीका आइए हम लोग समझते हैं। दूसरा तरीका दोस्तों क्या है कि हाइड्रोजन पराऑक्साइड। क्या दोस्तों? हाइड्रोजन पराऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड की सीधी क्रिया से। किससे? हाइड्रोजन पराऑक्साइड, हाइड्रोजन पराऑक्साइड। क्लियर है? और दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड क्या? तथा सल्फर डाइऑक्साइड की सीधी क्रिया से प्राप्त करते हैं क्या? सल्फ्यूरिक अम्ल। कैसे प्राप्त करते हैं? जैसे सल्फर यानी हाइड्रोजन पराऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? H2O2 होता है। हाइड्रोजन पराऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? H2O2 होता है। इसको हम किससे क्रिया कराएंगे दोस्तों? सल्फर यानी सल्फर डाइऑक्साइड से क्रिया कराएंगे, यानी SO2 से क्रिया कराएंगे। क्लियर है दोस्तों? इससे हम क्रिया कराएंगे, SO2 से क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? H2
और O2 मतलब क्या हो जाएगा SO4, तो सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त हो गया। तो समझ में आ गया दोस्तों, सल्फ्यूरिक अम्ल को हम प्राप्त कैसे कैसे करते हैं, 2 तरीके से। पहला है सल्फर ट्राइऑक्साइड को जल से घुलाने पर, दूसरा है हाइड्रोजन पराऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड की सीधी क्रिया से। क्लियर है दोस्तों, आशा है कि ये पॉइंट आपके माइंड में बिल्कुल छप गया होगा दोस्तों। आइए अब हम जानते हैं आखिरकार दोस्तों इस H2SO4 का हम उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। हालांकि आपके माइंड में चल ही गया होगा कि H2SO4 का यानी H2SO4 को हम किस नाम से पुकारते हैं दोस्तों, तेजाब के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, तेजाब के नाम से जानते हैं। तो H2SO4 का उपयोग क्लियर है, यही जानना है ना हमें। तो चलिए इसका पहला उपयोग हम जानते हैं कार की बैटरी बनाने में। क्लियर है, इसमें जो बैटरी होती है कार यानी कार को स्टोर करने के लिए, तो उस बैटरी में जो पानी देखते हैं ना मिला रहता है, वही होता है तेजाब। या घर में इन्वर्टर की जो बैटरी होती है उसमें भी पानी वाटर का प्रयोग करते हैं, वो भी तेजाब है। तो कार की बैटरी बनाने में क्लियर है हम H2SO4 का प्रयोग करते हैं कार की बैटरी बनाने में। क्लियर है, बनाने में। क्लियर है। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान देना है दोस्तों, H2SO4 का कहाँ उपयोग होता है, विस्फोटक पदार्थ में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। क्लियर है दोस्तों, किस में करते हैं, विस्फोटक पदार्थ में इसका उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, विस्फोटक पदार्थ में हम H2SO4 का उपयोग करते हैं। ओके दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तीसरा आपको पॉइंट रखना है दोस्तों, डिटर्जेंट, जिसे हम सोडा बोलते हैं साधारण भाषा में कपड़े साफ करने के लिए। तो डिटर्जेंट बनाने भी हम इसका प्रयोग करते हैं। तीसरी जगह दोस्तों आपको याद रखना है डिटर्जेंट, क्या, डिटर्जेंट बनाने में क्लियर है उपयोग करते हैं H2SO4 का। समझ में आ गया, आशा है कि आपको पॉइंट समझ में आया। दोस्तों हर एक पॉइंट आप समझते रहिए, क्योंकि हर एक पॉइंट से आपको 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। क्लियर है, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, H2SO4 का उपयोग कहाँ करते हैं, कार की बैटरी में, विस्फोटक पदार्थ में और डिटर्जेंट पाउडर बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। ओके दोस्तों, कोई दिक्कत है नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा ये प्रश्न पूछता है इसका सबसे ज़्यादा उपयोग किस जगह किया जाता है। दोस्तों इसका सबसे ज़्यादा उपयोग किस जगह किया जाता है, ये प्रश्न कई सारी परीक्षाओं में पूछ लिया है कि H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का सबसे ज़्यादा उपयोग कहाँ किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा इसका उपयोग दोस्तों पेट्रो रसायन उद्योगों में किया जाता है। कहाँ, पेट्रो रसायन उद्योगों में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, पेट्रो रसायन उद्योगों में किया जाता है। चलिए दोस्तों, एक प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आखिर ये पेट्रो रसायन उद्योगों में क्या क्या आते हैं। क्लियर है, यानी पेट्रो रसायन उद्योगों में जो बोला जा रहा है कि इसका सबसे ज़्यादा पेट्रो रसायन उद्योगों में किया जाता है, इसमें क्या क्या वस्तुएं आती हैं उसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर अगर हो सके तो दे दीजिए। क्लियर है। और दोस्तों प्रयोगशाला में गंदगी साफ करने में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, प्रयोगशाला में गंदगी साफ करने में भी इसका प्रयोग करते हैं। तो कहाँ करते हैं, प्रयोगशाला में गंदगी साफ करने के लिए भी हम H2SO4 का प्रयोग करते हैं। समझ में आया ये? तो 2 पॉइंट आपको बिल्कुल समझ में आ गया कि इसका सबसे ज़्यादा उपयोग कहाँ करते हैं, पेट्रो रसायन उद्योगों में करते हैं, और प्रयोगशाला में गंदगी को साफ करने भी हम H2SO4 का प्रयोग करते हैं। सल्फर का उपयोग दोस्तों वल्कनीकरण प्रोसेस में किया जाता है। क्लियर है दोस्तों, सल्फर का उपयोग कहाँ करते हैं, किस प्रोसेस के द्वारा हम करते हैं, वल्कनीकरण। क्लियर है, वल्कनीकरण प्रोसेस के द्वारा किया जाता है। क्लियर है, तो सल्फर का उपयोग वल्कनीकरण प्रोसेस में किया जाता है। ये पॉइंट बिल्कुल अपने दिमाग पे सेट कर लीजिए। क्लियर है। आइए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, मिटाइए इसको।
आशा है कि ये पॉइंट समझ में आ गया है और आगे भी हम समझते चलेंगे। दोस्तों समझिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि सल्फर का उपयोग वल्कनीकरण प्रोसेस में कैसे किया जाता है, इसका हम जानेंगे प्रयोग। दोस्तों जैसे बात करते हैं प्राकृतिक रबड़, क्लियर है, किसकी बात करेंगे दोस्तों? प्राकृतिक रबड़ की। तो प्राकृतिक जो रबड़ होता है, अगर हम प्राकृतिक रबड़ के साथ दोस्तों सल्फर को मिला दें यानी यस को मिला दें तो क्या बनता है? ध्यान दीजिएगा, अगर हम प्राकृतिक रबड़ के साथ क्या मिक्स कर दें? सल्फर को, तो ये अच्छी क्वालिटी का रबड़ प्राप्त होता है। क्या दोस्तों? अच्छी क्वालिटी का, क्लियर है, अच्छी क्वालिटी का क्या बनता है? रबड़ बनता है। क्लियर है, ये पॉइंट बिल्कुल अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि जब प्राकृतिक रबड़ के साथ दोस्तों हम जब सल्फर मिलाते हैं तो अच्छी क्वालिटी का क्या मिलता है? रबड़ मिलता है। समझ में आया दोस्तों? अब ये अच्छी क्वालिटी का रबड़ कैसे, कहाँ, किस तरीके से इसका यूज किया जाता है? जैसे आप वाहनों के टायर देखे हैं, टायर देखे ना वाहन के, क्लियर है, ट्रक वगैरह, जीप वगैरह, क्लियर है, ब्लोरो, बहुत सारी गाड़ियां हैं, क्लियर है, उसके जो टायर होते हैं इसी प्रोसेस के द्वारा बनाया जाता है। कैसे? प्राकृतिक रबड़ में सल्फर को मिलाकर। दूसरा, ट्यूब, जो टायर के अंदर ट्यूब भरी होती है, क्लियर है, साइकिल के अंदर ट्यूब देखे हैं ना, साइकिल चलाते हैं तो आपको मालूम ही होगा, रबर बैंड बनाने में करते हैं, क्लियर है, कहाँ? रबर बैंड बनाने में। तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है दोस्तों, गुब्बारे, वाटर प्रूफ कोट, क्लियर है, तो गुब्बारे बनाने में भी, क्लियर है, और वाटर प्रूफ कोट बनाने भी हम प्रयोग करते हैं। तो प्राकृतिक रबर और सल्फर को जब हम मिलाते हैं तो अच्छी क्वालिटी का रबर बनता है और इसका यूज हम कहाँ करते हैं? टायर में, ट्यूब बनाने में, रबर बैंड बनाने में, गुब्बारे बनाने में, वाटर प्रूफ कोट बनाने में हम इसका प्रयोग करते हैं। क्लियर दोस्तों? आशा है कि ये पॉइंट बिल्कुल भी आपके माइंड में धंस गया होगा। क्लियर है दोस्तों? अब हम चलते हैं SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में जानते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। क्लियर है? सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, किस तरीके से, आइए देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे कि SO2 दोस्तों ध्यान दीजिए बहुत ही हानिकारक गैस होती है। ये दोस्तों SO2 क्या है? बहुत ही हानिकारक गैस है। क्लियर है? हानिकारक गैस है। तो SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड क्या है? बहुत ही हानिकारक गैस होती है जो अम्ल वर्षा के लिए दोस्तों रिस्पॉन्सिबल होती है। तो किसके लिए? अम्ल वर्षा के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। तो किसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होती है? सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। वायु में दोस्तों इसकी अगर अधिकता हो जाए यानी वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की अधिकता हो जाए, क्या हो जाए दोस्तों? अधिकता हो जाए तो ध्यान दीजिए क्या होगा? जानते हैं दोस्तों, पेड़ों की जो पत्तियां होती हैं वो काली हो जाती हैं और काली होने के बाद क्या हो जाएंगी? वो जमीन पर गिर जाएंगी। कब गिरेंगी? जब वायु में SO2 की मात्रा अधिक हो जाती है तो पेड़ों की क्या होती हैं? पत्तियां क्या हो जाती हैं? काली होकर, क्लियर है, काली होकर जमीन पर गिर जाती हैं। समझ में आइए? तो किसकी मात्रा बढ़ने से? SO2 की मात्रा बढ़ने से। समझ में आया दोस्तों? हर एक पॉइंट बहुत ही एग्जाम्पल है। अब प्रश्न ये है कि आखिर ये सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 प्रोड्यूस कहाँ से होता है? क्लियर है? आखिर ये कहाँ से निकलता है यानी प्रोड्यूस कहाँ से होता है? सबसे बड़ी पॉइंट ये है दोस्तों, सल्फर डाइऑक्साइड कहाँ से प्रोड्यूस होता है? उद्योगों से और ज्वालामुखी से। क्लियर है? जो उद्योग होते हैं दोस्तों, क्लियर है, उद्योगों से और दूसरा है ज्वालामुखी से।
ज्वालामुखी से। जो उद्योग होते हैं दोस्तों, जो इंडस्ट्रीज होती हैं, उसमें से जो धुआं निकलता है वो सल्फर डाइऑक्साइड होता है। ज्वालामुखी जब फूटता है तो उसमें से जो धुआं निकलता है वो भी दोस्तों SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड होता है, जो बहुत ही हानिकारक गैस होती है और ये अम्ल वर्षा के लिए दोस्तों रिस्पॉन्सिबल होती है। कैसे होती है इसके भी बारे में हम लोग अच्छे से समझेंगे। क्लियर है दोस्तों? तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट हम आगे जानते हैं कि अब नाइट्रोजन के बारे में जानेंगे। किसके बारे में दोस्तों जानेंगे? नाइट्रोजन के बारे में जानेंगे। ये नाइट्रोजन दिख रहा है आपको कि ये नाइट्रोजन क्या है, इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, तब हम एक एक करके बारे में समझते हैं। आयतन के हिसाब से बात करें दोस्तों, आयतन के हिसाब से बात करें, पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन ही पाया जाता है। कितने परसेंट है? 78% पृथ्वी पर नाइट्रोजन पाया जाता है। उसके बाद दोस्तों जानते ही हैं कौन सी गैस पाई जाती है? ऑक्सीजन पाई जाती है। तो उसके बाद कौन सी गैस पाई जाती है? ऑक्सीजन यानी O2 गैस पाई जाती है। कितना परसेंट है? 21%। क्लियर है? उसके बाद अन्य गैसें का स्थान आता है। तो पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा किस गैस की उपस्थित होती है? नाइट्रोजन अर्थात 78%। उसके बाद ऑक्सीजन गैस की उपस्थित होती है। क्लियर दोस्तों? तो ये पॉइंट बिल्कुल अपने दिमाग सेट कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि ये आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। क्लियर दोस्तों? आइए इसको मिटाते हैं और आगे भी हम लोग समझते हैं। दोस्तों इसके पहले हमने आपको क्या बताया था कि जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है, क्या सल्फर डाइऑक्साइड ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है? तो उद्योगों से प्रोड्यूस होता है ना, और ये अम्ल वर्षा के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये कैसे अम्ल वर्षा के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, आइए इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे ये इंडस्ट्रीज हुआ यानी उद्योग हुआ, इसमें से क्या निकल रहा है? धुआं निकल रहा है। क्लियर है? और इस धुआं का नाम क्या है दोस्तों? SO2। क्या है? SO2 है। क्लियर है? अब जब ये SO2 कहाँ जाएगा? वातावरण में जाएगा। अब जानते ही दोस्तों क्षोभ मंडल में प्रवेश करेगा, तो यहाँ पर अपने पृथ्वी पर क्या है? नमी है। क्या है दोस्तों? क्या है? नमी है, जिसके कारण हमें हवाएं ठंडी, गर्मी कम महसूस होती है। तो नमी में क्या होता है दोस्तों? पानी होता है। जानते हैं ना, नमी में क्या होता है? पानी होता है। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अब ये इंडस्ट्री से ये धुआं निकला SO2, हवा में क्या होता है? नमी होती है, और नमी में क्या होता है दोस्तों? जानते ही ये पानी। क्लियर है? यानी SO2 प्लस जब जल से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा दोस्तों? H2SO4 बनाता है। H2SO4 अर्थात तेजाब बन गया। क्या बन गया दोस्तों? तेजाब। अब दोस्तों क्या होगा? जब वर्षा होगी, क्लियर है, जब वर्षा होने लगती है तो यही H2SO4 ध्यान दीजिएगा इस वर्षा की बूंदों में क्या हो जाएगा? घुल जाएगा। क्लियर है? यानी यही H2SO4 क्या होगा? वर्षा की बूंदों में घुल जाएगा और ये पृथ्वी पर आएगा। तो दोस्तों इसीलिए कहा जाता है पहली बारिश में भीगना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अम्ल वर्षा होता है और उसमें क्या होता है? तेजाब होता है, और जो पहली बारिश में दोस्तों भीग जाता है तो उसके त्वचा पर, उसके शरीर पर जहाँ जहाँ वो भीगा होता है क्या होता है? एक प्रकार से फफूंद निकल जाता है, यानी एक प्रकार से छाले निकल जाते हैं दोस्तों। तो ये पॉइंट बिल्कुल भी दिमाग में दोस्तों रख लीजिए कि SO2 जब जल से क्रिया करता है तो H2SO4 अर्थात तेजाब बनाता है, और यही तेजाब ध्यान दीजिए हवा में गैस के रूप में फैला रहता है, और जब वर्षा होती है दोस्तों, वर्षा की बूंदें इसी तेजाब में घुल मिल जाती हैं और पृथ्वी पर आती है, और इसी कारण जब पहली बारिश में कोई भीग जाता है तो उसे उसके चेहरे, उसके शरीर में छाले देखने को मिल जाते हैं। क्लियर है दोस्तों? पॉइंट समझ में आ गया होगा। क्लियर दोस्तों? और दूसरा रीजन भी आपको दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जैसे ये आपको कार दिख रहा है। क्लियर है? कार में जो धुआं निकलता है ये कौन सा धुआं होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है। क्लियर है क्या दोस्तों? नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है। क्लियर है? नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है, यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड मतलब NOx ऐसे मान सकते हैं। क्लियर है? NOx
जब यही NOx जल से क्रिया कराते हैं, किससे क्रिया कराते हैं? जल से क्रिया कराते हैं, H2O से जब हम क्रिया कराते हैं तो नाइट्रिक अम्ल बनाता है, यानी HNO3 बनाता है, जिसे हम बोलते हैं शॉर्टकट में नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं। और यही नाइट्रिक अम्ल जब वर्षा के बूंदों के साथ घुलता है तो ये भी अम्ल वर्षा के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, ये भी आपके शरीर में छाले निकाल देता है अगर पानी में भीगते हैं तो पहली बार इसमें। क्लियर दोस्तों? ये पॉइंट बिल्कुल फिर दिमाग पे सेट कर ले, मिटा दें इसको। चलिए, तो बात कर रहे थे दोस्तों नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन पृथ्वी पर कितने % उपस्थित है? 78% उपस्थित है। नाइट्रोजन के बाद कौन सी गैस आती है, स्थान लेती है? तो वो है ऑक्सीजन गैस। क्लियर है दोस्तों? आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों नाइट्रोजन का उपयोग कहाँ करते हैं? सबसे पहले हम जानते हैं कि नाइट्रोजन के 3 ऑक्साइड हमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। क्लियर है दोस्तों? कौन कौन से? नाइट्रोजन के कितने ऑक्साइड? 3 ऑक्साइड। क्लियर है? ऑक्साइड हमें क्या करते हैं दोस्तों? कंफ्यूज हमेशा करते रहते हैं। वो कौन कौन से 3 ऑक्साइड हैं, आइए हम लोग समझते हैं। क्लियर है? थोड़ा लिखावट में दोस्तों डिसबैलेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि अब दिमाग भी चल रहा है, पेन भी चल रहा है, तो पेन में थोड़ा डगमगाहट दिख जाती है। क्लियर है? क्योंकि ये भाई अब देखिए, यहाँ तो कोई डिजिटल बोर्ड है नहीं कि लिखा है कि तुरंत अपना खसकाते चलो। हाँ, यहाँ तो स्वयं मेहनत का परिणाम देखने को मिलता है। क्लियर है? क्योंकि हम मेहनत करते हैं, मेहनत से लिखते हैं, उसमें पहले से अपना PDF बना देते हैं, अपना करते चले जाते हैं। तो दोस्तों मेहनत को आप बेकार नहीं करना है, पूरा वीडियो देखते रहिएगा। कहीं पर त्रुटियां हो तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे। आइए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं नाइट्रोजन के 3 ऑक्साइड हमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज करते हैं। वो 3 ऑक्साइड क्या है दोस्तों? जल्दी से आप बताइए। वो 3 ऑक्साइड है नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तीसरा है नाइट्रस ऑक्साइड। तो पहला क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड। याद रखिए रहिएगा, पहला क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड। क्लियर है? तो पहला क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड। दूसरा क्या है, जल्दी से बताइए। दूसरा है दोस्तों नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्लियर है? दूसरा क्या है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्लियर है? तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से हम NO2 भी बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, NO2 बोलते हैं। और इसे जो नाइट्रिक ऑक्साइड है इसे हम NO बोलते हैं। क्लियर है? उसके बाद होता है नाइट्रस ऑक्साइड। क्या है दोस्तों? नाइट्रस ऑक्साइड। क्लियर है? इसे हम N2O बोलते हैं। समझ में आइए? तो 3 ऑक्साइड देख रहे हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, 3 ऑक्साइड है ना। तो यही 3 ऑक्साइड हमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं दोस्तों। उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम यहाँ आपको बताने चल रहे हैं। दोस्तों ध्यान दीजिए कि सबसे पहले हम नाइट्रिक ऑक्साइड की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? नाइट्रिक ऑक्साइड की बात करेंगे। तो नाइट्रिक ऑक्साइड दोस्तों स्मोग यानी धुंध के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। किसके लिए दोस्तों? धुंध के लिए। धुंध के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्लियर है? किसके लिए? धुंध के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कौन? नाइट्रिक ऑक्साइड। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और ये प्रोड्यूस कहाँ से होता है? जहाँ, ध्यान दीजिएगा, यानी वह क्षेत्र जहाँ पर पेट्रोल और डीजल के वाहन अधिक मात्रा में चलते हैं। जहाँ पर पेट्रोल और डीजल के वाहन अधिक चलते हैं वहाँ पर अधिक मात्रा में क्या देखने को मिलता है? कोहरा देखने को मिलता है। ध्यान दीजिए दोस्तों, वहाँ अधिक मात्रा में क्या देखने को मिलता है? कोहरा देखने को मिलता है, क्योंकि ये वाहन अधिक मात्रा में नाइट्रिक ऑक्साइड, क्या दोस्तों? नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर है? क्या करते हैं? नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। साथ ही कार्बन मोनोऑक्साइड, ये ध्यान दीजिए, सबसे खतरनाक गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्लियर है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड ध्यान दीजिएगा भी प्रोड्यूस करते हैं। समझ में आइए? कहाँ ये प्रोड्यूस होते हैं? नाइट्रिक ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जहां पर अधिक मात्रा में पेट्रोल व डीजल के वाहन चलते हैं वहां पर।
अब हमें आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। नोट पॉइंट यहाँ बिल्कुल याद रखिएगा कि सबसे अधिक प्रदूषण दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड ही करता है। सबसे ज़्यादा प्रदूषण कौन सी गैस करती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। दोस्तों ये बहुत ही जहरीली है और बहुत ही खतरनाक गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि सबसे ज़्यादा प्रदूषण करती है। क्लियर है? आशा है कि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हुई होगी समझने में। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, श्वसन के साथ ये कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे शरीर में प्रवेश करता है। जब हम सांस लेते हैं, क्लियर है, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर गया। क्लियर है? जब शरीर में चला जाता है और रक्त में उपस्थित क्या होता है? हीमोग्लोबिन। रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन के साथ दोस्तों ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्या हो जाता है? घुल जाता है। क्या हो जाता है? उसमें घुल जाता है और दोस्तों रक्त की ऑक्सीजन वहन क्षमता को कम कर देता है। क्लियर है? जिससे इंसान की दोस्तों दम घुटने लगती है और दम घुटने के दौरान उसकी मृत्यु भी हो जाती है। क्लियर है दोस्तों? समझ में आ गया है? अतः कार्बन मोनोऑक्साइड दोस्तों बहुत ही हानिकारक गैस होती है या बहुत ही खतरनाक गैस होती है। क्लियर है? समझ में आ गया कि नहीं समझ में आया? अगर ना समझ में आया हो थोड़ा सा पीछे कर लीजिए। क्लियर है दोस्तों? कोई दिक्कत है? नहीं होना चाहिए। अब इसको हम मिटाएं और आगे भी देखते हैं। क्लियर है? तो बात कर रहे थे नाइट्रिक ऑक्साइड की, यानी NO की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? NO। अब नाइट्रिक ऑक्साइड दोस्तों ये भी ध्यान दीजिएगा, ये NO जब दोस्तों सूर्य के प्रकाश, किससे? सूर्य के प्रकाश यानी से जब क्रिया करता है, सूर्य Hv से क्रिया करता है तो ये NO2 बनाता है। क्या बनाता है दोस्तों? NO2 बनाता है। क्या बनाता है दोस्तों? सूर्य के प्रकाश से जब क्रिया करता है NO2 बनाता है, जिसे हम नाइट्रिक ऑक्साइड, जो भूरे रंग की होती है। क्या होती है दोस्तों? नाइट्रिक ऑक्साइड भूरे रंग की होती है और इसी कारण भूरी धुंध भी दिखाई देती है। क्लियर है? कोई दिक्कत है? नहीं हुआ होगा आपको समझने में। तो नाइट्रिक ऑक्साइड के बारे में समझ गए। अब हम जानेंगे क्या? नाइट्रोजन। किसके बारे में दोस्तों? नाइट्रोजन के बारे में। क्लियर है? तो नाइट्रोजन का उपयोग कैसे, किस तरीके से करते हैं, आइए इसके बारे में हम लोग समझते हैं। इसको मिटाते हैं और आगे हम लोग समझते हैं। क्लियर है? तो नाइट्रोजन क्या है दोस्तों? कि नाइट्रोजन पृथ्वी पे कितने परसेंट? 78% पाया जाता है। समझ गए हैं? नाइट्रोजन का उपयोग दोस्तों बर्फ बनाने में करते हैं। तो नाइट्रोजन का उपयोग बर्फ बनाने में करते हैं। पहला उपयोग ध्यान दीजिए दोस्तों, बर्फ बनाने में। तो बर्फ बनाने में हम किसका उपयोग करते हैं? नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं। विस्फोटक पदार्थ बनाने में हम करते हैं। किसमें दोस्तों? विस्फोटक पदार्थ बनाने में हम नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं। तीसरा भी पॉइंट आपको लिखना है दोस्तों, हैबर विधि। कौन सी विधि? हैबर विधि में अमोनियम निर्माण में नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं। किस विधि में? हैबर विधि में अमोनिया निर्माण में हम नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं। क्लियर है? और दोस्तों ध्यान दीजिएगा, नाइट्रोजन गैस बहुत ठंडे और कम दाब के कारण वायुयान के टायरों में भरते हैं। ये क्या है दोस्तों? बहुत ठंडी गैस होती है। क्लियर है? क्या होती है? बहुत ठंडी होती है और कम दाब होता है, यानी प्रेशर इसमें दोस्तों बहुत ही कम होता है, कम दाब होता है। इसी कारण दोस्तों इस गैस को कहाँ? वायुयान, क्या होगा दोस्तों? वायुयान के टायरों में भरा जाता है। क्यों भरा जाता है दोस्तों? अब देखिए, इतनी बड़ी वायुयान होता है, जब पृथ्वी पर लैंड करता है, अगर साधारण जो हमारे यहाँ जो टायर होते हैं उसमें हवा भरा जाए, वो हवा भरते हैं अगर वायुयान टायर तो ब्लास्ट कर जाए, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन होती है और जिसके कारण वो विस्फोट हो सकता है। तो नाइट्रोजन की खासियत क्या है दोस्तों? ये ठंडी होती है, चाहे इतना इसको गर्म किया जाए ये गर्म होता नहीं जल्दी, और कम दाब होता है, जिसके कारण वायुयान के टायरों में भरा जाता है। इसी कारण क्या हो, वायुयान के टायरों में आग नहीं लगती है और आसानी से वो लैंडिंग कर जाती है वायुयान। क्लियर है? तो वायुयान के टायरों में हम किस
का प्रयोग करते हैं, किस गैस का, नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं। क्लियर दोस्तों, अब ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार का दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा। दोस्तों पॉइंट समझिएगा, नाइट्रोजन गैस की बात करते हैं दोस्तों, इसमें और भी पॉइंट हैं। नाइट्रोजन गैस पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। किसकी वृद्धि के लिए, पौधों की वृद्धि के लिए दोस्तों ये बहुत ही आवश्यक होता है। अगर नाइट्रोजन गैस नहीं है पास पड़ोस के वातावरण में तो पौधे का विकास कम होगा। क्या दोस्तों, पौधे का विकास कम होगा। दोस्तों एक पॉइंट आपको याद रखना, कीट भक्षी पौधा, जो कि इस प्रश्न में बहुत सारे परीक्षाओं में प्रश्न पूछता है, कीट भक्षी पौधा के बारे में। दोस्तों प्रश्न पूछता है कीट भक्षी पौधे कहाँ उगते हैं। दोस्तों कीट भक्षी पौधे ऐसी जगह उगते हैं जहाँ पर जिस भूमि के पास नाइट्रोजन गैस की कमी देखने को मिले, यही नाइट्रोजन हो ही नहीं करता, ऐसे मान सकते हैं। क्लियर है, तो कीट भक्षी पौधे ऐसी जगह पाए जाते हैं जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है, इसलिए दोस्तों ये कीटों को मारकर उनके शरीर से नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। जैसे मान लीजिए कीट भक्षी पौधा है दोस्तों, ऐसे मुंह खुला रहता है इसका। क्लियर है, अब दोस्तों इसमें कोई कीट आ गया है तो यहाँ जैसे बैठेगा तो ये अपना मुंह बंद कर लेगा और आसानी से दोस्तों उसमें से नाइट्रोजन गैस को खींच लेगा और अपने आप को जीवित रखेगा वो पौधा। क्लियर है, भारत में ये पौधे कश्मीर दार्जिलिंग के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कहाँ दोस्तों, कश्मीर और दार्जिलिंग। क्लियर है, दार्जिलिंग के क्षेत्रों में पाए जाते हैं कौन से कीट भक्षी पौधे पाए जाते हैं। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। तो नाइट्रोजन कितने परसेंट पृथ्वी पर, 78%। इसका उपयोग बर्फ बनाने में, विस्फोटक पदार्थ बनाने में करते हैं। ये बहुत ठंडी और कम दाब होने के कारण इसे वायुयान के टायरों में भरा जाता है। जिस क्षेत्र में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है वहाँ पर कौन से पौधा उगता है, कीट भक्षी पौधे। ये कीट भक्षी पौधे क्या होते हैं, जो कीट होते हैं उसको मारकर अपने उससे क्या होते हैं, नाइट्रोजन गैस को प्राप्त करते हैं। ये पौधे कहाँ पाए जाते हैं, कश्मीर और दार्जिलिंग के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। क्लियर दोस्तों, आशा है कि आपको ये पॉइंट बिल्कुल भी आपके दिमाग पे छप गया होगा दोस्तों। क्लियर है, तो मिटाएं, इसको मिटा देते हैं। चलो मिटा देते हैं। तो इसके पहले हमने बताया था कि नाइट्रोजन के 3 ऑक्साइड हमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं, जिसमें से हमने आपको बताया था नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या बताया था दोस्तों, बताइए इसे, नाइट्रिक ऑक्साइड के बारे में बताया था ना, बताए थे नहीं, बता दो इसे, बताए थे। और दूसरा क्या बताया था हमने, बताइए, दूसरा बताया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के बारे में बताया था। क्या, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के। और तीसरा हमने बताया था क्या दोस्तों, नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में बताया था। यही बताया था ना, तीसरा क्या बताया था, नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में। क्लियर है दोस्तों, तो दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड की बात करते हैं। किसकी हम बात करेंगे, नाइट्रस ऑक्साइड की। क्लियर है, तो नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है दोस्तों, इसे हम हास्य गैस बोलते हैं, यानी हास्य मतलब हंसी वाली गैस है ये। क्यों, क्योंकि इसे जब सूंघ लेता है कोई व्यक्ति, सूंघ लेता है तो उसे क्या आती है, हंसी आती है और वो हंसने लगता है दोस्तों तेजी से। क्लियर है, डॉक्टरों द्वारा इसका उपयोग एनेस्थीसिया के रूप में करते हैं। ये पॉइंट ध्यान दें, डॉक्टरों द्वारा इसका प्रयोग किस में करते हैं, क्या बोलते हैं, एनेस्थीसिया के रूप में करते हैं। दोस्तों समझ लीजिए, एनेस्थीसिया। तो डॉक्टरों द्वारा नाइट्रस ऑक्साइड गैस का उपयोग कहाँ करते हैं, एनेस्थीसिया के रूप में करते हैं। इसका सूत्र जानते हैं, N2O होता है। क्लियर है, तो एनेस्थीसिया के रूप में किस गैस का प्रयोग करते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। समझ में आया दोस्तों, ये पॉइंट बिल्कुल अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, क्योंकि ये पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। अब हम जानेंगे दोस्तों हाइलोजन के बारे में। किसके बारे में जानने वाले हैं, हाइलोजन। आइए हाइलोजन के बारे में जानते हैं, फिर उसके बाद अक्री गैस, फिर इसके बाद हमारा चैप्टर खत्म। क्लियर है दोस्तों, हाइलोजन की बात करते हैं दोस्तों, आवर्त सारणी। क्लियर है, आवर्त सारणी याद आ गया ना, तो आवर्त सारणी के 17वें ग्रुप के एलिमेंट को हाइलोजन कहते हैं। कौन से दोस्तों, 17वें ग्रुप के
एलिमेंट को, क्लियर है, एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, जल्दी बताइए, क्या बोलते हैं, हैलोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, हैलोजन बोलते हैं। तो आवर्त सारणी के 17वें ग्रुप के एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, हैलोजन कहते हैं दोस्तों। और इस एक ग्रुप यानी इस ग्रुप के सभी तत्व रंगीन यौगिक बनाने के काम आते हैं। तो 17वें ग्रुप के सभी एलिमेंट किस यौगिक को बनाने के काम आते हैं, रंगीन यौगिक। क्या दोस्तों, रंगीन यौगिक बनाने के काम में आते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब कौन कौन सी होती है, जैसे फ्लोरीन, क्या फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन। क्लियर है, तो कौन कौन से, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लियर है दोस्तों, कौन कौन से, क्लोरीन, ब्रोमीन। क्लियर है, और दूसरा होता है फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन। तो क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन और एक होता है आयोडीन। आयोडीन कमी से घेंघा रोग होता है। क्लियर है, और होता है आयोडीन। इसे ग्रुप यानी इस ग्रुप के एलिमेंट हैं, ऐसे जानते रहिए, समझ में आए। तो फ्लोरीन, क्लोरीन हैलोजन समूह की गैस है, जबकि आयोडीन एक नीले रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ है। दोस्तों क्या है ये आयोडीन, आयोडीन क्या है दोस्तों, नीले रंग का क्रिस्टलीय क्या है दोस्तों, पदार्थ है। तो आयोडीन क्या है, नीले रंग का एक क्रिस्टलीय पदार्थ है। और क्लोरीन, ब्रोमीन और फ्लोरीन दोस्तों ये क्या है, ध्यान दीजिए, हैलोजन समूह की गैस है। तो क्या है दोस्तों, हैलोजन समूह की क्या है, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन गैस है। आयोडीन क्या है, नीले रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ है। ये बिल्कुल अपने दिमाग पे सेट कर लीजिए, समझ में आया दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है ना। हैलोजन के सभी तत्व दोस्तों बहुत ही क्रियाशील होते हैं। हैलोजन के सभी तत्व क्या होते हैं, बहुत ही क्रियाशील होते हैं। सबसे ज़्यादा फ्लोरीन होता है। तो सबसे ज़्यादा दोस्तों फ्लोरीन जो होता है सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है। ये पॉइंट बिल्कुल भी दिमाग पे सेट कर ले। सबसे ज़्यादा कौन सा क्रियाशील होता है, फ्लोरीन होता है। समझ में आया दोस्तों। अब फ्लोरीन के उपयोग की बात करते हैं, तो आइए हम लोग जानते हैं। किसके बारे में जानेंगे, फ्लोरीन के उपयोग के बारे में जानेंगे। आखिरकार इसका हम उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, आइए हम जो लोग जानते हैं। क्लियर है, फ्लोरीन का उपयोग दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लियर, जिसे हम क्रियान कहा जाता है। क्लियर है, इसमें हम करते हैं। क्लियर है, और पॉलीटेट्रा एथिलीन जिसे हम टेफ्लॉन कहा जाता है, इसमें भी हम फ्लोरीन का उपयोग करते हैं। क्लियर है, जानते हैं दोस्तों टेफ्लॉन का प्रयोग बर्तन में, ध्यान दीजिएगा, बर्तन बनाने में, वाहनों में पेंट की सुरक्षा के लिए टेफ्लॉन की कोटिंग की जाती है ताकि पेंट को स्क्रैच ना लगे। क्लियर है, तो इस तरीके से दोस्तों जानते रहिए। क्लियर है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है इसे हम फ्रियॉन भी कहा जाता है। इसका प्रयोग रेफ्रिजरेटर यानी प्रशीतक की तरह हम प्रयोग करते हैं। ये सब जानते हैं दोस्तों, ये सब आप लोगों को क्या बताने की ज़्यादा ज़रूरत है। क्लियर है, तो चलिए दोस्तों बात करते हैं, हम क्लोरीन की बात करते हैं। आखिरकार क्लोरीन का उपयोग कहाँ करते हैं ये जानते हैं, जानिए। क्लोरीन, इसके बारे में चलते हैं, चर्चा करते हैं। Cl क्लोरीन का जो उपयोग होता है दोस्तों वो ब्लीचिंग पाउडर बनाने में करते हैं। कहाँ पर दोस्तों, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। तो ब्लीचिंग पाउडर बनाने में हम किसका प्रयोग करते हैं, क्लोरीन का प्रयोग। मास्टर्ड गैस बनाने में दोस्तों, कौन सा गैस, मास्टर्ड गैस बनाने में हम किसका प्रयोग करते हैं, क्लोरीन का। और जल शुद्धिकरण में भी हम क्लोरीन का प्रयोग करते हैं। क्लियर है, जल शुद्धिकरण में जो इनारा देख रहे हैं, इनारे में गोली डाल दी दोस्तों, एक गोली, तो क्या ये गैस डाल देंगे तो तुरंत क्या हो जाएगा, पानी एकदम क्लीन हो जाएगा। तो जल शुद्धिकरण में भी हम क्लोरीन का प्रयोग करते हैं। आइए हम जानते हैं ब्रोमीन का उपयोग। किसका प्रयोग जानते हैं, ब्रोमीन का उपयोग। ब्रोमीन का उपयोग हम आखिरकार कहाँ करते हैं, इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। ब्रोमीन का उपयोग हम औषध बनाने में करते हैं। कहाँ करते हैं, औषध बनाने में। औषध बनाने में हम किसका प्रयोग करते हैं, जल्दी बताइए।
ब्रोमीन का प्रयोग करते हैं। औषध बनाने में किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों? ब्रोमीन का प्रयोग पीड़ानाशक के रूप में करते हैं। किसके रूप में करते हैं? पीड़ानाशक के रूप में, नाशक के रूप में हम ब्रोमीन का प्रयोग करते हैं। पीड़ानाशक के रूप में हम किसका प्रयोग करते हैं? ब्रोमीन का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत है? नहीं होना चाहिए। आइए दोस्तों, फोटोग्राफी में दोस्तों स्थायीकरण के लिए हम सोडियम बायोसल्फेट का यूज करते हैं। आयोडीन का उपयोग हम दोस्तों जानते हैं रंग उद्योगों में करते हैं। आयोडीन का उपयोग कहाँ करते हैं दोस्तों? रंग उद्योगों में करते हैं। क्लियर है? और ध्यान दिए दोस्तों, नोबेल गैस के बारे में चलिए जानते हैं, ये जानते हैं। तो अक्री गैस, हाँ, अर्थात चलिए दोस्तों नोबेल गैस के बारे में हम लोग जानते हैं। किस गैस के बारे में? नोबेल गैस के बारे में। नोबेल गैस क्या है सबसे पहले जानते हैं। तो आवर्त सारणी के 18वें तत्व को नोबेल गैस कहते हैं। क्लियर है? 18वें तत्व को हम क्या बोलते हैं? नोबेल गैस बोलते हैं। तो 18वें तत्व को हम क्या बोलते हैं? नोबेल गैस बोलते हैं। क्लियर है? हाइड्रोजन किससे हम बोलते हैं? 17वें तत्व के एलिमेंट को। समझ में आए दोस्तों? रासायनिक रूप से निष्क्रिय होने के कारण। क्लियर है? ये जानते रहिए। अब दोस्तों इसमें हम जानेंगे 18वें तत्व के नोबेल गैस कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में जानते हैं। क्लियर है? जैसे हम बात करते हैं हीलियम। क्लियर है? हीलियम का उपयोग कहाँ करते हैं? यह एक हल्की अज्वलनशील गैस होती है। हीलियम क्या है? हल्की अज्वलनशील गैस है, इसलिए इसे गुब्बारे में भरा जाता है। क्लियर है दोस्तों? गुब्बारे में भरा जाता है। गोताखोरों के सांस लेने में ये संबंधी मदद करता है, यानी गोताखोरों के जो सिलेंडर होते हैं उसमें भी इस गैस को भरा जाता है। किसकी? हीलियम की। दोस्तों हीलियम, जो गोताखोर के जो सिलेंडर होते हैं उसमें ऑक्सीजन और हीलियम दोनों मिक्स करके रखते हैं। समझ में आया दोस्तों? नियान की बात करते हैं दोस्तों। नियान में दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ट्यूबलाइट बल्ब में यूज किया जाता है। कहाँ करते हैं दोस्तों? बल्ब कामा ट्यूब लाइट में इसका हम प्रयोग करते हैं, नियान का। समझ में आया दोस्तों? आर्गन की बात करते हैं दोस्तों, AR की बात करते हैं। आर्गन का जो उपयोग है वो करते हैं उद्योगों में और बिजली के बल्ब बनाने में। तो उद्योगों में और बिजली के बल्ब बनाने में। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे क्रिप्टान की। क्रिप्टान का उपयोग हम कहाँ करते हैं दोस्तों? फोटोग्राफी में और लेजर बनाने में। कहाँ प्रयोग करते हैं दोस्तों? फोटोग्राफी और लेजर बनाने में करते हैं। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे जेनान की। क्लियर है? जेनान को हम स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। इसे हम किस नाम से पुकारते हैं दोस्तों? स्ट्रेंजर गैस के नाम से हम पुकारते हैं। लास्ट में है रेडान। क्लियर है? रेडान, ध्यान दीजिए दोस्तों, इसके अलावा सभी गैस वायुमंडल में पाई जाती है। तो रेडान के अलावा सभी गैसें वायुमंडल में पाई जाती है, ये जानते रहिए। क्लियर दोस्तों? थकाई लग गई है। तो इस तरीके से दोस्तों ये हमारा प्यारा सा छोटा सा अच्छा सा लेक्चर था जो कि अब समाप्त हो गया है। चलिए दोस्तों अपने अपने प्रश्नों को कॉपी में उतारिए और प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। पहला क्वेश्चन दोस्तों बताना है, कौन सी गैस नोबेल गैस कहलाती है? क्लियर है? पहला क्वेश्चन क्या है? कौन सी गैस नोबेल गैस कहलाती है? प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में। दूसरा क्वेश्चन बताना है आपको। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, वायुयान के टायरों में भरने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? वायुयान के टायरों में किस गैस को भरा जाता है? क्लियर है? तीसरा प्रश्न है दोस्तों, तीसरा प्रश्न है, कीट भक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी रहती है, किस की कमी होती है? कीट भक्षी पौधा जिस मृदा में उगते हैं वहाँ पर किसकी कमी होती है?
कमी होती है। क्लियर है? प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। चौथा क्वेश्चन दोस्तों बताना है कि दोस्तों गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? ऐसा गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? क्लियर है? और पांचवा क्वेश्चन आपको बताना है तो पांचवा क्वेश्चन है कि आंसू गैस क्या हो सकता है दोस्तों? आंसू गैस किसे कहते हैं? ऐसा समझ सकते हैं। क्लियर है? आंसू गैस क्लियर है? या CS गैस किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? क्लियर है? छठा है दोस्तों बताना है कि ट्यूबलाइट में हम किस गैस का प्रयोग करते हैं? ट्यूब लाइट में किस गैस का प्रयोग करते हैं? क्लियर है? और सातवां है, इसमें बताना है, सातवां क्वेश्चन है दोस्तों बताना है कि किसे स्ट्रेंजर गैस के नाम से जाना जाता है? स्ट्रेंजर गैस के नाम से किसे जाना जाता है? क्लियर है? आठवां है हास्य गैस। हास्य गैस हास्य गैस किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? क्लियर है? नौवा है अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? क्लियर है? और दसवां है सबसे हानिकारक गैस कौन सी है? कौन सी? कार्बन मोनोऑक्साइड है कि कार्बन डाइऑक्साइड है? किस? हाँ, जल्दी बताइए। तो इस तरीके 10 क्वेश्चन आपके लिए मैं होमवर्क देता हूँ। आशा है कि इन 10 प्रश्नों को आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, इसी जोश के साथ, इसी उमंग के साथ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। और वीडियो पसंद आई हो वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिएगा, फिर उसके बाद सब्सक्राइब करिएगा, फिर जाके आप कमेंट कर दीजिए। चलिए दोस्तों, कल मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।